हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोगों के समावेशी शिक्षा का नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि 7वां चैप्टर है। और अगर अभी तक आप लोगों ने उन पिछली क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए, नहीं तो आप लोग कुछ रिवीजन नहीं कर पाओगे अच्छी तरीके से। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से लेते चलना है और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलने हैं। तो मैंने आपको 6 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि 7वां चैप्टर है। 7वें चैप्टर का हमारे नाम है समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने के लिए आवश्यक टूल एवं तकनीक। यानी जो बच्चे होते हैं समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने के लिए, मतलब बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं चीज़ें, तो उनको जानने के लिए आवश्यक टूल एवं तकनीक क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग क्या करिए, नोट साथ साथ बनाते चलिए और मैं आपको एक एक चीज़ों का डिस्कशन करा रही हूँ तो उनको आप लोग चीज़ों को समझते चलिए। तो जो हम लोग का 7वां चैप्टर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने के लिए आवश्यक टूल एवं तकनीक, जो कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टेट में पूछा जाता है, सी टेट में पूछा जाता है, एस टेट में पूछा जाएगा और रीट में भी पूछा जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते चलना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अधिगम जाँचने के लिए आवश्यक टूल एवं तकनीक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो अधिगम जांचने के लिए आवश्यक टूल्स क्या होते हैं और तकनीक क्या होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक है वुंड ने 1879 में लीपजिंग जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। किसने खोली? वुड नामक मनोवैज्ञानिक ने। कहाँ पे खोली? जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली, जिसमें केंद्रीय ज्ञान जितना अधिक होगा वह उतना ही कुशाग्र बुद्धि का होगा। कि इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि जिसमें क्या होगा, मतलब केंद्रीय ज्ञान जितना अधिक होगा उतना क्या होगा, कुशाग्र बुद्धि का होगा। परंतु 1901 में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक बेसलर ने इस पद्धति की आलोचना की और कहा कि प्रयोगशाला में विशेष यंत्रों द्वारा बुद्धि का मापन नहीं किया जा सकता है। जो बेसलर नामक मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि प्रयोगशाला में विशेष यंत्रों द्वारा बुद्धि का मापन नहीं किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक है एल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने क्या कहा, जो एल्फ्रेड बिने हैं ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण 1905 का निर्माण किया, इसलिए एल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का पिता या जन्मदाता कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बुद्धि का परीक्षण है यानी किया, तो मतलब बुद्धि के परीक्षण का पिता किसको कहा जाता है, यह बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि एल्फ्रेड बिने नामक मनोवैज्ञानिक हैं जो कि क्या है, बुद्धि परीक्षण के पिता हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं कि जो उदाहरण है वो क्या कह रहा है। उदाहरण कह रहा है पेरिस में कई बच्चे नगर महापालिका द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में पिछड़े क्यों हैं। इसका पता लगाने के लिए बिने ने अपने साथी या दोस्त साइमन की मदद से विभिन्न आयु के बच्चों के लिए 1905 में एक बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसके आधार पर इन्होंने बताया कि पेरिस के स्कूलों में प्रचलित पाठ्य पुस्तक के स्तर के अनुकूल नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे तो क्यों इतने ज़्यादा पिछड़े हैं। तो इन्होंने किसकी हेल्प ली, अपने फ्रेंड के लिए, किसकी, साइमन की। और दोनों लोगों ने निष्कर्ष निकाला, मतलब पता किया कि क्यों यहाँ के बच्चे इतने पिछड़े हैं। तो वही कहा कि पेरिस के स्कूलों में प्रचलित पाठ्य पुस्तक के स्तर के अनुकूल नहीं है, यानी वहाँ की जो पाठ्य पुस्तक है जिस हिसाब से, उस हिसाब से बच्चों को नहीं आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर 1911 में बिने और साइमन ने मिलकर विभिन्न आयु में, कहाँ से कहाँ तक किया, 15 वर्ष तक के बच्चों के अलग अलग प्रश्नावली तैयार की जाए। फिर उन्होंने क्या कहा, 1911 में बिने और साइमन ने मिलकर विभिन्न आयु के में 15 वर्ष तक के बच्चों के अलग अलग प्रश्नावली तैयार की जाए। सन 1908 में बिने ने मानसिक आयु का एक नया प्रत्यय दिया। कब दिया? 1908 में बिने ने क्या किया, एक मानसिक आयु का एक नया प्रत्यय दिया। उसके बाद सन 1912 में स्टर्न ने मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु में संबंध स्थापित करने के लिए बुद्धि लब्धि के प्रयोग का सुझाव दिया और निम्न सूत्र प्रस्तावित किया।
तो ये जो सूत्र है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। तो याद रखना पड़ेगा कि जो बुद्धि लब्धि होती है हम लोग इसको IQ भी बोल देते हैं शॉर्टकट में। तो ये क्या होता है IQ बराबर मानसिक आयु और वास्तविक आयु और इंटू 100 तब निकल आता है इस हिसाब से। फिर कह रहे हैं कि बुद्धि लब्धि का सबसे पहले प्रयोग सन 1916 में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण में किया गया। फिर 1916 में विनय की मृत्यु के बाद अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में इसे स्टैनफोर्ड विनय स्केल 1916 के नाम से प्रकाशित किया गया। अब चलिए वास्तविक आयु क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। किसी बच्चे या व्यक्ति की वास्तविक आयु वह होती है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। हम नोट के बारे में जानते हैं कि वास्तविक आयु क्या होती है। किसी बच्चे या व्यक्ति की वास्तविक आयु वह होती है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर नोट है तो नोट क्या कह रहा है। नोट कह रहा है सभी व्यक्तियों में 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास पूरा हो जाता है। कितनी एज में हो जाता है? 16 वर्ष की आयु में बुद्धि का जो विकास है वो हो जाता है अच्छी तरीके से। तो वही कहा गया है कि सभी व्यक्तियों में 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास पूरा हो जाता है। इसलिए 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की वास्तविक आयु 16 वर्ष ही मानी जाती है। ठीक, अब चलिए उदाहरण क्या कह रहा है। एग्जाम्पल कह रहा है कि सुविधा की दृष्टि से 15 दिन से अधिक दिनों को पूरा महीना मान लिया जाता है। 6 वर्ष 3 माह 4 दिन, 6 ईयर्स और 3 मंथ हो गए। इसके बाद 6 वर्ष 3 माह और 16 दिन, तो क्या हो गया ये 6 ईयर्स और 4 मंथ हो गए। अब चलिए मानसिक आयु के बारे में जानते हैं कि जो मानसिक आयु होती है ये क्या होती है। कह रहे हैं कि किसी बच्चे या व्यक्ति की मानसिक आयु का अर्थ उसके बौद्धिक विकास की सीमा से, किससे? बौद्धिक विकास की सीमा से होता है मानसिक आयु का मतलब। किसी बच्चे या व्यक्ति की मानसिक आयु का अर्थ क्या होता है? उसके बौद्धिक विकास की सीमा से होता है। मनोवैज्ञानिकों से प्रयोगों द्वारा बताया कि यदि कोई समान बच्चा अपनी आयु के अनुसार उतनी ही मानसिक क्रियाएं करता है, कितनी करता है? जितनी उसकी आयु के लिए हैं, तो उसकी वास्तविक आयु की मानसिक आयु आधार वर्ष कहलाता है। यदि बच्चा अपने से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के प्रश्नों का सही उत्तर देता है तो वह उसकी मानसिक आयु का लाभ आयु होगी। परंतु यदि वह अपनी आयु के प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से नहीं दे सकता तो उसकी मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से कम होगी। इसे क्या कहते हैं? सीमांत आयु कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा है, ठीक, तो उसकी जिस हिसाब से एज है वो उससे बढ़ की बातें कर रहा है, मतलब है तो 25 साल का मतलब, लेकिन बातें किस तरीके से कर रहा है? 50 साल के व्यक्ति के तरीके, ठीक, तो वो बताया गया। फिर इसके बाद कहा गया फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिस हिसाब से बच्चे की एज है लेकिन वो क्या कर रहा है? कम, मतलब जैसे है उसकी एज 15 ईयर की लेकिन वो बातें किस तरीके की कर रहा है? 5 साल के बच्चों के तरीके की। तो फिर क्या है? तो मतलब वो उसकी जो आयु है तो वो कम है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सीमांत आयु, ठीक। तो वही इसमें बताया गया है। लेकिन जबकि होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि मतलब जिस हिसाब से जिसकी एज है उस हिसाब से वो क्या करे, बात करे। अगर बढ़ के भी कर रहा है तो भी अच्छा ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं मानसिक आयु बराबर आधार वर्ष माइनस लाभ आयु। मानसिक आयु बराबर क्या होता है? आधार वर्ष और माइनस क्या होता है? लाभ आयु। इसके बाद मानसिक आयु 8 वर्ष 2 माह हो तो कितना हो जाएगा? फिर ये 8 से 2/12 यानी 8 से 1/6। इसी में इसको गुणा करा दिया गया। 8 छंग 48 और कितना हो गया? 49 हो गया। तो 49/6 वर्ष लिख दिया गया। अब चलिए नोट के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे नोट क्या कह रहे हैं। पहला नोट कह रहा है कृत्रिम अंगों का निर्माण प्रोस्थेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोस्थेसिस कहलाता है। किसका निर्माण? कृत्रिम अंगों का निर्माण। इसके बाद शरीर को आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता को लकवा कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर को आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता को लकवा कहते हैं। मान लीजिए किसी की बॉडी है तो उसका आधा शरीर क्या हो गया? बेकार हो गया, मतलब वर्क नहीं कर रहा है काम सही से, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे लकवा बोलते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है शरीर के अंगों में असमन्वित गति शारीरिक अक्षमता कहलाती है। ठीक, हमारे शरीर के पार्ट से सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो ये फिर क्या है? मतलब असमन्वित बोला जाता है इनको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण।
और जो बुद्धि लब्धि होती है इसके आधार पर क्या करेंगे, हम लोग व्यक्तियों का वर्गीकरण करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरीके से आ जाएगा कि 140 से अधिक जो बच्चों का बुद्धि लब्धि होगा तो उन बच्चों को क्या कहा जाएगा। तो आप लोगों को फिर लिखना पड़ेगा कि इन बच्चों को क्या बोला जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चा बोला जाएगा। या तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा तो वहाँ पे ऑप्शन रखे रहेंगे, तो आप लोगों को अपने हिसाब से टिक करना होगा, मतलब जो सही हो वो टिक करना होगा। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जो पहला है क्रम संख्या है, फिर है ये बुद्धि लब्धि, इसी बुद्धि लब्धि को बोलते हैं IQ। फिर है वर्गीकरण, यानी IQ के हिसाब से बच्चे को किस बुद्धि में वर्गीकरण किया गया है। तो कह रहे हैं 140 से अधिक जिस बच्चे का IQ होगा उसे क्या बोला जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चा बोला जाएगा। और 110 से और 119 के बीच जिसका होगा उसको बोला जाएगा उत्कृष्ट बुद्धि। और 90 से 109 के बीच जिसका IQ लेवल होगा उसे बोला जाएगा सामान्य बुद्धि। जिसका है 80 से 89 के बीच में होता है उसे बोलते हैं मंद बुद्धि बच्चे। जिसका है 70 से 89 के बीच में उसे बोलते हैं निर्बल बुद्धि का बच्चा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जिसका होता है 50 से 69 के बीच में उसे बोलते हैं मूर्ख बुद्धि का बच्चा। इसके बाद जिसका IQ लेवल होता है 25 से 49 के बीच में उसे बोलते हैं मंद। जिसका 0 से 24 होता है उसे बोलते हैं जड़ बुद्धि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आ रहा है बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, यानी जो बुद्धि परीक्षण होता है तो इसके प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। दो आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला कह रहा है परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, और दूसरा कह रहा है परीक्षणों के प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर, यानी परीक्षार्थियों की संख्या क्या है और बच्चों ने मतलब कितने प्रस्तुत हुए हैं उनके हिसाब से वर्गीकरण किया गया है। तो परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर दो आए, कौन कौन से हैं। पहला आया है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा आया है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और परीक्षार्थियों के प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर पहला कह रहा है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा कह रहा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब चलिए बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करते हैं। ये जो बुद्धि परीक्षण होता है ये क्या होता है। पहला कह रहा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा कह रहा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है शाब्दिक व्यक्तिगत और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसके बाद जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है इसमें आता है शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। जो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है, जैसे आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो तो एक ही व्यक्ति का जब मतलब एक ही लोग क्या करते हैं, एक लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो वही कहा गया है कि इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं। फिर दूसरा कह रहा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षाएं शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार की होती हैं। ये क्या होती है, शाब्दिक भी होती है और अशाब्दिक भी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। ये जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है इसकी उपयोगिता क्या होती है। इसमें जो पहला है वो कह रहा है ये ज़्यादा विश्वसनीय होता है, इसमें व्यक्ति के अंकों के आधार पर परीक्षण करते हैं। और जो दूसरा वो कह रहा है जो बच्चे ज़्यादा लिख और पढ़ नहीं सकते हैं उनके लिए ये परीक्षण अच्छा है। मान लीजिए कि जब बातचीत होगी तो इससे पता चलेगा ना कि बच्चे का मतलब मेंटल जो माइंड है वो किस हिसाब से वर्क करता है। तो वही कहा गया है कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनके लिए परीक्षण क्या है, अच्छा है। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है इसके द्वारा व्यक्ति के गुणात्मक क्षमता का पता चलता है। अब परिसीमाओं के बारे में जानते हैं कि जो परिसीमाएं होती हैं ये क्या होती हैं। ये प्रशासन और समय की दृष्टि से महंगा है, इसमें परीक्षण के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसी बारे में जान लेते हैं। जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है ये क्या होता है। वह परीक्षण जो एक समय में अनेकों व्यक्तियों पर किया जा सकता है उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो उसे ही बोलते हैं क्या, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। उपयोगिता के बारे में जानते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। इस परीक्षण का निर्माण सरलता से हो सकता है, इसमें समय कम लगता है एवं खर्चा भी क्या होता है, कम लगता है, क्योंकि एक समय में कई सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब इसके परिसीमाओं के बारे में जानते हैं। जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है इसमें बौद्धिक व्यवहारों का गहनता से अध्ययन नहीं करते हैं। दूसरा कह रहा है यह उन बच्चों के लिए सही नहीं होता है जो पढ़ हुआ लिख नहीं सकते हैं। तीसरा कह रहा है इसमें विश्वसनीयता कम होती है। और जो चौथा वो कह रहा है इसमें नकल की संभावना
अधिक होती है। मान लीजिए समूह में तो किसी को कोई चीज़ ना समझ में आई तो क्या करेगा, दूसरे बच्चे से भी तो पूछ सकता है, तो इसीलिए कहा गया है। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, अब इनके बारे में जानते हैं। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है तो इसके प्रकार क्या होते हैं। पहला कह रहा है शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, तो चलिए जानते हैं जो शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण होता है ये क्या होता है। इसमें प्रश्नों एवं समस्याओं को भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और बच्चे या व्यक्ति को भी इसका उत्तर भाषा के माध्यम से ही देना होता है। इसे पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं। पर सीमाओं के बारे में जानते हैं। यह केवल शिक्षित व्यक्तियों पर ही लागू किए जाते हैं, छोटे बच्चों की बुद्धि मापन करने के लिए सही नहीं है। फिर कह रहे अगला पॉइंट, इसमें मंद बुद्धि बच्चों का मापन नहीं कर सकते हैं। शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण निम्न है। पहला कह रहा है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयास का श्रेय एल्फ्रेड विनय, यह 3 से 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया जाता है। ये जो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण होता है ये किस एज के बच्चों तक किया जाता है, 3 से लेके 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, नहीं तो फिर आप लोग क्या करोगे, चीज़ें सब इधर उधर हो जाएंगी, आप लोग उनको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग क्या हो, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सको। क्लास एक बार में ना समझ में आए तो इसे 2-3 बार देखिए, लेकिन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। यहाँ से आप लोगों का बेस स्ट्रांग होगा, नहीं तो फिर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि अधिगम जांचने के लिए आवश्यक टूल एवं तकनीक क्या होती है, इन सब के बारे में मैंने आज आपको बताया। फिर मैंने आपको बुद्धि लब्धि का फार्मूला बताया कि जो बुद्धि लब्धि होता है तो इसका सूत्र क्या होता है। तो ये होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी किसी व्यक्ति की मानसिक आयु क्या है और उसकी वास्तविक आयु क्या है, यानी रियल एज क्या है, और इंटू 100 आप लोग गुणा कर दोगे 100 से, और मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु लिख के इसके बाद उसका गुणा कर क्या 100, इनको दोनों को भाग दे के फिर क्या कर देना, 100 से गुणा करा देना। तो आप लोगों को उसकी बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल पता चल जाएगा कि बच्चे का IQ लेवल क्या है। फिर वास्तविक आयु के बारे में मैंने आपको बताया कि वास्तविक आयु क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण, कि जिसकी जिस हिसाब से बुद्धि लब्धि होती है उसी हिसाब से उस बच्चे हो या व्यक्ति का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। फिर मैंने आपको बुद्धि परीक्षणों के प्रकार के बारे में बताया कि परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर कर सकते हैं और परीक्षणों की प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर कर सकते हैं। ये सब मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है ये क्या होता है, और जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है ये क्या होता है, इन सब के बारे में बताया। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसे लगी है। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वहाँ पर भी टेलीग्राम पर भी आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और वहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे PDF वगैरह हो गई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, ये सब चीज़ें। और वहाँ पर भी क्विज कराई जाती है, तो आप लोग क्विज को अटेम्प्ट करिए और अपना आकलन करिए। चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।